पाकिस्तान का एक कन्वेंशनल बैंक जो कि 2023 में फुली फ्लेज इस्लामिक बैंक बना, जो कि अपनी सर्विसेज एंड वाइड ब्रांच नेटवर्क की बिना पर जाना जाता है, जिसका नाम है फैसल बैंक। सऊदी किंग के नाम पर बनने वाला फैसल इस्लामिक बैंक, जो कि 3 अक्टूबर 1994 को एज अ पब्लिक कंपनी एस्टेब्लिश हुआ। तो ये फैसल बैंक का इनिशिएटिव दारुल माल अल इस्लामिक ट्रस्ट ने लिया, जो कि एक जिनेवा बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरी दुनिया में इस्लामिक बैंकिंग को प्रमोट कर रही है। तो ये फैसल बैंक एक सब्सिडी है इतमार बैंक BSC बहरीन की, जिसको ओन करता है DMI मीन के दारुल माल अल इस्लामिक ट्रस्ट। तो फैसल बैंक उसी बैंक की सब्सिडी है जिस बैंक को फैसल बैंक का इनिशिएटिव लेने वाली ट्रस्ट ने उस बैंक को बनाया था। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और दूसरों की हेल्प के लिए शेयर लाजमी करें और मजीद ऐसी वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप किसी कंपनी का एनालिसिस चाहते हैं तो आप उस कंपनी का नाम लिखकर, उस स्टॉक का नाम लिखकर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, तो आपके लिए उस स्टॉक के एनालिसिस की वीडियो इस चैनल पर अपलोड होगी। तो एक नजर इन प्रॉफिट्स पर भी डालें जो कि हमारे प्रीमियम ग्रुप के हैं। तो इस प्रीमियम ग्रुप की ये फैसिलिटीज हैं जो कि आपको जस्ट 1000 पर मंथ के अकॉर्डिंग मिल सकती हैं। तो आप भी ये प्रॉफिटेबल सिग्नल्स हासिल करने के लिए इस प्रीमियम ग्रुप को हमारे ज्वाइन कर सकते हैं इस कॉन्टैक्ट नंबर पर राब्ता करके। और एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो कि इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जो कि न्यूज एंड अपडेट का ग्रुप है, जिससे आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड तमाम अपडेट्स को अवेल कर सकते हैं बिल्कुल टाइम टू टाइम। तो ये फैसल बैंक के एनालिसिस में हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसके बिजनेस मॉडल को हम कंप्लीट अंडरस्टैंड भी करेंगे, जिस तरह कि हमने पिछले एनालिसिस में अंडरस्टैंड भी किया। और इसी तरह आगे इसकी कंप्लीट डिटेल A to Z इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को भी देखेंगे। इसके टेक्निकल्स के अकॉर्डिंग हम इसकी स्टॉक प्राइस पर भी डिस्कशन करेंगे और इसके फ्यूचर को देखेंगे। तो चलिए फैसल बैंक के एनालिसिस की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली ये फैसल बैंक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में FABL के सिंबल से जाना जाता है और पाकिस्तान में फैसल बैंक सेकंड लार्जेस्ट इस्लामिक बैंक है, जो कि फुली शरिया कंप्लायंस स्टॉक है। और KMI 30 जो कि एक शरिया इंडेक्स है, उसमें भी ये इंक्लूड है और KSE 100 इंडेक्स में भी ये शामिल है। तो शरिया कंप्लायंस लवर्स के लिए ये स्टॉक एक बहुत ही अच्छा खासा स्टॉक साबित हो सकता है, जो कि आपके इन्वेस्टमेंट को 4 चांद लगा सकता है। तो क्या ये वाकई हकीकत है, ये वीडियो में आगे चल के ही पता लगेगा। तो फैसल बैंक कब बना और उसको कौन ओन करता है, ये आपको पता लग गया। तो अगर हम फैसल बैंक की सब्सिडीज की बात करें तो इसकी दो मेन सब्सिडीज हैं। फर्स्ट है फैसल एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड एंड सेकंड है फैसल इस्लामिक करेंसी एक्सचेंज प्राइवेट लिमिटेड। तो ये दो मेन फैसल बैंक की सब्सिडीज हैं। तो ये मीजान बैंक के एनालिसिस की वीडियो है, जिसमें आपको ये कंप्लीट इंट्रोडक्शन मिलेगा कि आखिर बैंक काम कैसे करते हैं और ये इस्लामिक बैंकिंग कहाँ तक प्रॉफिटेबल साबित हो सकती है और ये इस्लामिक बैंकिंग में मीज़ान बैंक्स इतना ज़्यादा ऊपर क्यों आया और इसकी कंप्लीट डिटेल के बैंक्स वर्क कैसे करते हैं, सारे का सारा हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे। तो इसके लिए ये मीज़ान बैंक के एनालिसिस की वीडियो आपके लिए बेस्ट है, जिससे आपको मीज़ान बैंक की वैल्यू का भी पता लगेगा कि आखिर ये मीज़ान बैंक की वर्थ इस टाइम पे क्या है और फ्यूचर में क्या हो सकती है। और मीज़ान बैंक के इस एनालिसिस की वीडियो को देखकर आपको बैंकिंग सेक्टर भी अच्छे से समझ आ जाएगा। यहाँ पर शॉर्टली बताता चलूँ कि यहाँ पर जो बैंक्स होते हैं उसमें जितने ज़्यादा करंट अकाउंट्स होते हैं उतना ज़्यादा उस बैंक को प्रॉफिट होता है, और जितने ज़्यादा सेविंग अकाउंट्स होते हैं उतना ज़्यादा उस बैंक के अंदर जो प्रॉफिट है वो लो हो जाता है। तो मतलब कि सारी की सारी गेम करंट अकाउंट्स की ही है। करंट अकाउंट का सबसे ज़्यादा होना सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल किया जाता है। जब आप भी किसी भी बैंक में जाते हैं तो आप भी लाजमी गौर कीजिएगा कि आपको करंट अकाउंट ही प्रेफर किया जाता है। वो इसलिए क्योंकि जो प्रॉफिट्स होते हैं वो सिर्फ सेविंग अकाउंट्स होल्डर को मिलते हैं। प्रॉफिट्स करंट अकाउंट होल्डर्स को कभी भी नहीं मिलते। तो ये करंट अकाउंट होल्डर्स का पैसा तो यूज होता है, उससे प्रॉफिट तो आता है, लेकिन वो करंट अकाउंट होल्डर्स के पास नहीं जाता, वो सारे का सारा प्रॉफिट बैंक के पास होता है। तो इसलिए जिस बैंक के पास करंट अकाउंट्स की जितनी ज्यादा अमाउंट होगी वो उतना ज्यादा प्रॉफिट अर्न करेगा। तो प्रॉफिट ज्यादा होने की बिना पर ये कुछ पॉइंट्स और भी होने चाहिए कि जो बैंक है वो रिलायबल होने चाहिए, वो सपोर्टिव होने चाहिए, उनकी सर्विसेज अच्छी होनी चाहिए। कि अगर जो कोई भी आप बैंक में अकाउंट ओपन करवाते हैं और उसकी आपके घर के पास कोई ब्रांच ही नहीं, तो आप तो उस अकाउंट को कभी भी यूज़ नहीं करेंगे। तो मेन के उसकी ब्रांचेस बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, एक्सेसिबल ब्रांचेस होनी चाहिए उसकी, कि वो बैंक जो है इजीली एक्सेसिबल हो। इसी तरह उसकी ब्रांचेस के साथ उसकी सर्विसेज बहुत अच्छी होनी चाहिए, और इसी तरह और बहुत सी चीज़ें मैटर करती हैं उस बैंक को बहुत ज़्यादा ऊपर लाने में। तो ये फैसल बैंक की ऑलमोस्ट 700 ब्रांचेस हैं ऑलमोस्ट 200 सिटीज़ में पाकिस्तान की।
जिसको अगर मीज़ान के मुकाबले में देखा जाए तो मीज़ान के ऑलमोस्ट 1000 ब्रांचेज़ हैं। लेकिन अगर आप फैसल बैंक को देखें तो फैसल बैंक भी काफ़ी अच्छे से उभर कर आ रहा है, जो कि फैसल बैंक की भी काफ़ी ज़्यादा ब्रांचेज़ हैं और काफ़ी ज़्यादा सर्विसेज भी अच्छी हैं एज़ कम्पेयर टू अदर इस्लामिक बैंक्स और इवन कन्वेंशनल बैंक्स। तो चूंकि ये एमडीआर जो कि मिनिमम डिपॉजिट रेट है, उस पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन हुई और फैसल बैंक को काफ़ी ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, मीज़ान बैंक को लोक लगा। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा जनरेट होता है कि फैसल बैंक को फ़र्क क्यों नहीं पड़ा, मीज़ान बैंक को ही आखिर क्यों पड़ा। अब यहाँ पर ये कन्फ्यूजन को, इस क्वेश्चन को मैं दूर करता चलूँ। जो मीज़ान बैंक था वो बेसिकली एमडीआर के थ्रू इफेक्ट हुआ, क्योंकि उसके जो प्रॉफिट रेट्स थे वो मिनिमम डिपॉजिट रेट वो बहुत लो था और जो बैंक था वो खुद ज़्यादा डिपॉजिट रखता था हाई प्रॉफिट्स के साथ। तो बैंक के पास जो प्रॉफिट होता था डिपॉजिट्स पर वो ज़्यादा होता था, आगे जो कस्टमर्स थे उनके पास थोड़ा जाता था। लेकिन फैसल बैंक जो था, उन्होंने अपने जो प्रॉफिट रेट्स थे अपने कस्टमर्स के लिए तकरीबन सेम ही, थोड़े से ही कम रखे थे, जिसकी वजह से फैसल बैंक ज़्यादा हिट नहीं हुआ एमडीआर के थ्रू। तो एमडीआर के थ्रू सिर्फ और सिर्फ मीज़ान बैंक हिट हुआ। तो एमडीआर एक पॉजिटिव साइन भी है, एक नेगेटिव साइन भी। तो एमडीआर एक पॉजिटिव और नेगेटिव साइन क्यों है, ये आपको मीज़ान बैंक के एनालिसिस की वीडियो देख कर ही पता चलेगा। और एक और पॉइंट कि आप सोचते हैं कि अगर इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होता है तो जो बैंक्स होते हैं वो भी लॉस में जाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये आपका अगर कॉन्सेप्ट है तो वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है। तो इस कॉन्सेप्ट को भी आप क्लियर कर सकेंगे इस मीज़ान बैंक के एनालिसिस की वीडियो को देखकर, जिसमें बैंकिंग सेक्टर की कंप्लीट डिटेल बताई गई है। तो चलिए सबसे पहले एनालिसिस में हम फंडामेंटल्स को देखते हैं और मैं आपको पीएसएक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर ले चलता हूँ। ये फैसल बैंक के स्टॉक को आप देख सकते हैं जो कि पीएसएक्स में एफएबीएल के सिंबल से ऑपरेट करता है, जो कि ये फैसल बैंक का इस टाइम का जो स्टॉक है 59.15 रुपीज़ है और आज के दिन इसको अपर कैप भी लगा जो कि 10.01% का इंक्रीज रहा, इसमें 5.38 रुपीज़ का इंक्रीज, जो कि एक अच्छा खासा इंक्रीज है। काफ़ी देर बाद इस कंपनी को अपर कैप लगा और इवन कि ये जो फैसल बैंक है ये अपने तकरीबन 5 ईयर्स के ऑल टाइम हाई पर चल रहा है और ये 59.15 को अगर आप देखें तो ये 52 वीक का भी हाई है। तो इसके अगर आप फाइनेंशियल्स को देखें तो फाइनेंशियल्स में बेसिकली 2021 में इसकी जो अर्निंग थी, इसका जो अर्न मार्कअप था वो आपके सामने है, जो कि 53.8 अरब रहा, जो कि 2022 में डबल हो गया तकरीबन। 2022 में डबल होने के साथ ही 2023 में देखें तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज देखा गया और इसी तरह 2024 में देखें तो उसमें भी ऑलमोस्ट तकरीबन 80 टू 85% का इंक्रीज देखा गया। और अगर आप 2021 से लेकर 2024 तक की अर्निंग पर शेयर और इसके प्रॉफिट्स को देखें तो उसमें भी काफ़ी अच्छा खासा इंक्रीज आया, जो कि 2021 में 5.37 अर्निंग पर शेयर थी, 2022 में इंक्रीज हुई 7.40 पे। इसी तरह 2023 में 7.40 से इंक्रीज होकर 13.21 तक आई और इससे इंक्रीज ज़्यादा हुई 2024 में, जो कि 2024 में 15.17 रही। यहाँ पर कंपनी के जो मार्कअप अर्न थे ये इंक्रीज हुए, लेकिन इसमें कंपनी जो फैसल बैंक है इसके जो टोटल इनकम है और जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो डिक्रीज है और इसी की वजह से 2024 में उसकी अर्निंग पर शेयर एज कम्पेयर टू प्रीवियस मार्कअप अर्न एज कम्पेयर टू प्रीवियस प्रॉफिट्स, उसकी जो अर्निंग पर शेयर है वो उसके अकॉर्डिंग 2024 में थोड़ी कम रही, लेकिन 2023 से फिर भी ज़्यादा रही थी। लेकिन अगर इसी तरह मैं आपको क्वार्टर वाइज लेकर चलूँ तो क्वार्टर वाइज में भी हमें बखूबी अंदाजा होगा इस चीज़ का। 2024 में देखें तो 59.4 अरब का इसका मार्कअप अर्न था, जो कि 2024 के सेकंड क्वार्टर में भी सेम रहा तकरीबन और 2024 का जो थर्ड क्वार्टर था उसमें भी एज इट इज़ रहा, थोड़ा सा डिक्रीज आया। और 2025 का अगर देखें तो 2025 के फर्स्ट क्वार्टर में एज कम्पेयर टू 2024 का फर्स्ट क्वार्टर थोड़ी सी इंप्रूवमेंट नजर आई और इसकी जो अर्निंग पर शेयर है उसमें बेसिकली डिक्रीज देखा गया, क्योंकि इसमें जो टोटल इनकम है और जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है कंपनी का वो डिक्रीज रहा एज कम्पेयर टू फर्स्ट क्वार्टर 2024। तो इसी तरह अगर मैं आपको इसके पे आउट्स पर ले गया हूँ तो पे आउट्स भी ये सेम ऐसे ही देते हैं जिस तरह के मीज़ान बैंक। तो ये फैसल बैंक भी एक साल में 4 दफ़ा डिविडेंड देते हैं, मतलब कि हर क्वार्टर का डिविडेंड। तो सेम ऐसे ही जैसे कि मीज़ान बैंक 4 दफ़ा डिविडेंड देता है, लेकिन इसकी जो डिविडेंड की रेशियो ये काफ़ी अच्छी है। और ये डिविडेंड की पे आउट्स की हिस्ट्री देखने के बाद आपको मैं लिए चलता हूँ एनुअल रिपोर्ट पर। तो एनुअल रिपोर्ट पर जाने से पहले मैं आपकी ये कन्फ्यूजन को दूर करता चलूँ, अगर आपके अंदर कन्फ्यूजन नहीं भी हुई तो ये कन्फ्यूजन होनी चाहिए कि जो फर्स्ट क्वार्टर 2025 है उसकी आखिर जो प्रॉफिट्स हैं वो डिक्रीज क्यों हुए। अब यहाँ पर थोड़ी सी आपकी जो टेंशन है उसको दूर कर दूं कि ये सिर्फ फैसल बैंक के साथ नहीं हुआ, ये मीज़ान बैंक की भी सेल्स आपके सामने है। मीज़ान बैंक की भी फर्स्ट क्वार्टर 2025 के जो प्रॉफिट्स हैं और अर्निंग पर शेयर वो डिक्रीज रही एज कम्पेयर टू प्रीवियस क्वार्टर ऑफ द सेम पीरियड, तो इसलिए परेशान होने वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट की वजह से भी इनके जो प्रॉफिट्स हैं, इनके जो रिटर्न इनकम्स हैं ये डिक्रीज नहीं,
इसी तरह ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस फेडरल बैंक के थोड़े इंक्रीज रहे, और इनके जो एसोसिएट्स थे उनसे इनकी जो शेयर ऑफ कैपिटल इनकम है वो भी थोड़ी डिक्रीज रही, तकरीबन ऑलमोस्ट 8% का उसमें भी डिक्रीज आया, जिसकी वजह से इसमें जो डिक्रीज देखा गया फेडरल बैंक की ईपीएस में और इसके टोटल इनकम में। तो अब यहाँ पर एक अपने ही जुमले को मैं थोड़ा सा करेक्ट करता चलूँ। ये तस्वीर आपके सामने है जिसमें आप देख रहे हैं कि जो टोटल ब्रांचेस हैं इस फेडरल बैंक की, जो कि तकरीबन 855 ब्रांचेस हो चुकी हैं, और इसी तरह 840 इसके जो एटीएम्स ऑपरेट करते हैं पाकिस्तान में, जो कि ऑलमोस्ट 340 सिटीज से भी ज्यादा में ये फेडरल बैंक ऑपरेट करता है। तो ये 6 ईयर्स फाइनेंशियल समरी आपके सामने है। चूंकि हम लोगों ने फाइनेंशियल डाटा तो देख लिया है, फाइनेंशियल समरी मैं आपके सामने ला रहा हूँ। तो ये ऑपरेशनल रिजल्ट्स को देखें आप, कि कंपनी का जो प्रॉफिट रिटर्न अर्न है वो कंपनी का 2019 से 2024 में देखें कि कितना अच्छा खासा इंक्रीज देखा गया इसमें। और इसी तरह आप प्रॉफिट और रिटर्न एक्सपेंसेस को देखें, तो एक्सपेंस जो है वो भी कंपनी के देखें 2019 से 2024 तक आपके सामने है। और यहाँ पर जो डिविडेंड एंड कैपिटल गेन लॉस नेट जो है वो कंपनी का आपके सामने, और टोटल इनकम मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि हम देखें तो कंपनी की जो टोटल इनकम है 2019 से लेकर 2024 तक काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज रही, और मतलब कि कंपनी काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रही है। तो ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन आपके सामने है जो कि 2019 में 6000 है, ये 6000 मतलब मिलियंस में ये अमाउंट है। और इसी तरह ही ये 2024 में देखें तो 6000 से इंक्रीज होकर 23,000 मिलियंस तक आई है गेम। और कैश डिविडेंड को देखें जो कि ये जो फेडरल बैंक है काफ़ी अच्छा ग्रो किया पिछले काफ़ी सालों से। तो 2019-20 में इस कंपनी ने, इस फेडरल बैंक ने कोई डिविडेंड अनाउंस नहीं किया। तो 2021 से फेडरल बैंक ने डिविडेंड देना शुरू किया, जो कि 2 रुपये डिविडेंड दिया। उसके बाद 7, फिर 4, फिर अब इस दफ़ा भी 7 2024 में इसने डिविडेंड दिया। तो इसने अपनी प्राइस के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा डिविडेंड अनाउंस किया था। तो इसने अपनी प्राइस के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा डिविडेंड अनाउंस किया और शेयर होल्डर्स को दिया। तो यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आपके सामने है। तो ये शेयर होल्डर्स इक्विटी और इसी तरह सरप्लस आपके सामने है। यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट के डिपॉजिट्स, अब डिपॉजिट्स को देखें जो कि डिपॉजिट्स 2019 से इंक्रीज होकर 2024 है उसमें काफ़ी अच्छे खासे इंक्रीज हुए, जो कि डबल से भी काफ़ी ज़्यादा तकरीबन 150% इंक्रीज रहा। और इसी तरह ये इंक्रीज होने भी चाहिए और टाइमली बहुत ज़्यादा। और इसकी इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो आपके सामने हैं, जो कि इसकी इन्वेस्टमेंट भी तकरीबन 2019 से 2024 तक 2x हुई, फिर 200% इंक्रीज हुई इसकी इन्वेस्टमेंट्स। और टोटल एसेट्स की बात करें जो कि आपके सामने है कि टोटल एसेट्स में भी काफ़ी अच्छा इंक्रीज देखा गया। तो मतलब कि बैंक के जो टोटल एसेट्स हैं वो भी इंक्रीज हुए हैं। तो टोटल एसेट्स में वही इसकी ब्रांचेस, इसके बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ ब्रांचेस को देखें तो नंबर ऑफ ब्रांचेस बेसिकली इसकी 555 थी मतलब 2019 में। 2019 से 2024 मतलब 5 सालों में इन्होंने अपनी जो ब्रांचेस हैं वो 555 से इंक्रीज करके 855 पे ले आए। मतलब कि सिर्फ इन्होंने 5 सालों में ही इन्होंने 300 ब्रांचेस को बनाया। और इसी तरह फ्यूचर में भी जो ब्रांचेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज दिख रही हैं, क्योंकि इस जो बैंक है फेडरल बैंक, इसके काफ़ी ज़्यादा फ्यूचर में अच्छे प्लान्स हैं। अब यहाँ पर जो ब्रांच नेटवर्क और फी एंड अदर इनकम वगैरह भी इसके स्ट्रक्चर आपके सामने है। तो ये 6 ईयर्स की फाइनेंशियल समरी ये आपके सामने है, और इसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अर्निंग पर शेयर के जो ग्राफ है वो भी आपके सामने है। तो ये इसके फाइनेंशियल्स हैं, जो कि इसके फाइनेंशियल्स में काफ़ी बेहतरी आई है और काफ़ी बेहतरी आगे फ्यूचर में नज़र भी आ रही है। तो अब अगर हम बात करें इसके स्टॉक की प्राइस की, तो स्टॉक की प्राइस अभी बेसिकली जो कि रिसेंटली मैंने कॉल भी दी थी, रिसेंटली हम लोगों ने इसको डिस्कस भी किया था कि ये फेडरल बैंक एक अच्छा बैंक है और ये काफ़ी ज़्यादा नीचे ट्रेड कर रहा था, जो कि ये पिछले मंथ में ये 42 से 44 में काफ़ी देर रहा भी। और इसने ये अच्छी प्राइस पे दे रहने के बाद, कंसोलिडेशन के बाद इसने काफ़ी ज़्यादा अच्छा मूव दिखाया, और ये अब मूव दिखाने के बाद 59.15 रुपीज़ पर अब ट्रेड कर रहा है, जो कि इसकी तकरीबन ऑल टाइम हाई की ये स्टेज है। तो यहाँ पर ये ऑल टाइम हाई को देखकर यहाँ पर इस बैंक से परहेज नहीं करना, ये डिविडेंड के बिहाफ पर ये एक बड़ा अच्छा स्टॉक है। और इवन के जिस तरह के मिज़ान बैंक काफ़ी ग्रोइंग स्टेज पर है, ये फेडरल बैंक भी काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहा है। इसकी ब्रांचेस को देख लें, इसकी सर्विसेज को देख लें, काफ़ी अच्छी जो ब्रांचेस हैं, काफ़ी अच्छी जो सर्विसेज हैं, वो बहुत ज़्यादा ये ग्रो कर रहा है। तो इसके बिहाफ पर देखें तो इंटरेस्ट रेट या एमडीआर वगैरह वो तो इफेक्ट पड़ता है, लेकिन हर चीज़ का जो नेगेटिव इम्पैक्ट होता है उसका पॉजिटिव भी इम्पैक्ट होता है। तो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होने की वजह से डिविडेंड थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन इसके कैपिटल गेन में अच्छा खासा आपको गेन मिलेगा, अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। तो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए डिविडेंड स्टॉक्स को भी देखते हुए ये फेडरल बैंक आपके लिए एक अच्छा स्टॉक साबित हो सकता है। और अगर इसकी एकुमुलेशन की बात करें कि आपको इसको किस प्राइस पर बाय करना चाहिए, तो यहाँ पर अगर ये आपको 48 से 51 52 की रेंज में मिल जाए तो वो सबसे बेस्ट है। तो यहाँ पर अगर ये रेंज में मिल जाता है तो वो आपके लिए एक अच्छा स्टॉक साबित होगा।
एंड इन फ्यूचर ये और मज़ीद डिविडेंड्स को भी और अपने बाकी एसेट्स को भी इंक्रीज़ करने का पोटेंशियल रखते हैं और अपने विजन्स और मिशंस में यही बताते हैं। तो ये फैसल बैंक भी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है। नाउ द फाइनल डिसीजन इज़ योर्स। तो आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक और दोस्तों की हेल्प के लिए शेयर लाज़मी करें और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें।